सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि जो इससे पहले वाला ईयर था वो बेस ईयर था। वो वैसे नेगेटिव में है, तो ये नंबर्स को सही पर्सपेक्टिव में देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे और हमारे दर्शकों के लिए। आप एक जरा इसको पर्सपेक्टिव दीजिए, किस तरीके से देखें हम इस नंबर्स को। क्या ये अच्छे अच्छे आंकड़े हैं दिखने में, या क्योंकि बेस ईयर खराब था इसलिए ये बड़े दिख रहे हैं? नहीं, ये जो जनवरी में जो एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं जीडीपी, ये परहैप्स फर्स्ट टाइम है कि हम रियल ग्रोथ नहीं देखते। इसमें हम सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ इसलिए देखते हैं क्योंकि इस नॉमिनल ग्रोथ नंबर के, जीडीपी नंबर के बेसिस से ही सरकार अगले साल का जो बजट एस्टिमेट्स बनाएंगे, कितना खर्च करें, कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, ये सब कुछ इस नंबर के बेसिस पे होता है। तो पहली बार है, समझो पूरे साल में पहली बार ये ऐसा जीडीपी नंबर है जब हम रियल ग्रोथ के बारे में सोचते नहीं या कम सोचते हैं, हम नॉमिनल जीडीपी नंबर पे ही फोकस करते हैं। तो इसके दो महत्व हैं। एक तो अगले साल बजट के प्रिपरेशन के लिए नॉमिनल नंबर जो है ये बेस होगा, तो इसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट करेंगे अगले साल कितना ग्रोथ होगा। और दूसरी बात इसकी ये महत्व है क्योंकि हमको जो फिस्कल डेफिसिट जो रेशियो है, वो फिस्कल डेफिसिट एब्सोल्यूट नंबर डिवाइडेड बाय जीडीपी होता है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो फिस्कल डेफिसिट का रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है। तो सरकार के लिए जब भी नॉमिनल जीडीपी नंबर ज्यादा होता है वो खुशी का मौका होता है, लेकिन आम आदमी के लिए इस बार इतनी खुशी की मौका नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग जो रियल ग्रोथ है, रिजर्व बैंक का एस्टिमेट था 9.5%, एज अगेंस्ट दैट रियल ग्रोथ आया है 9.2%। इसका मतलब रियल ग्रोथ आया कम लेकिन इन्फ्लेशन आया ज्यादा। इन्फ्लेशन तकरीबन 8% है। सो जिस खबर से सरकार को खुशी होगी कि अगले साल के बजट में उनको थोड़ा सा लीवे होगा, फिस्कल डेफिसिट इस साल का थोड़ा अच्छा रहेगा, उसी आंकड़े से आम आदमी को थोड़ा सा संकट में होगा क्योंकि हमको इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, हमको ऑलरेडी उसका असर पड़ा है। और ये एडवांस एस्टिमेट्स में ये भी दोबारा ये रीइंफोर्स करता है कि हायर नॉमिनल नंबर 17.6 जो आया है वो रियल ग्रोथ की वजह से नहीं है लेकिन हायर इन्फ्लेशन की वजह से है। तो सरकार तो खुश रहेगी लेकिन आम आदमी इतना खुश सवाल नहीं सर, यही रहेगी। सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जो आरबीआई का एस्टिमेट था वो करीब 9.5 का था, उससे थोड़ा सा कम आया है। पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप इस नंबर को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो जैसे मैथिली मैम ने भी कहा कि ये एक्सपेक्टेड था। मैंने हम लोग हमारी जो खुद के फोरकास्ट थे वो भी 9.2% करीब थे। तो ये तो हमारे भी आरबीआई जैसे के मुताबिक हमारे भी पहले ओमिक्रॉन के पहले हमारा भी एस्टिमेट 9.5% था, 9.5%। लेकिन उसके बाद फिर ओमिक्रॉन आया, फिर हमारे अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लागू हो गए हैं। लॉकडाउन तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन होने वाले भी नहीं। तो वो बात नहीं है। बात ये है कि बहुत सारे सर्विसेज जो हम जो आशा कर रहे थे कि जितने कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो बोलते हैं कि टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, होटल के बिजनेस हो, ये सब कि ये फिर से पूरी तरह आगे बढ़ेगा। और हम देख भी रहे थे कि एयर ट्रैवल बढ़ रहा था, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, लोग काफी ट्रैवल कर रहे थे, चारों तरफ होटलें फुल हो रही थी। वो फिर से वापस रिवर्ट कर गया है। उसी के लिए ये जो हमारे जो नंबर्स जो कम आए हैं वो उसी के लिए है। फोर्थ क्वार्टर में जितने जो आशा कर रहे थे उससे कम आया। इसका ये एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है कि लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो फिर से कम जाएगा। बाकी दूसरी जो इसकी जो अहम जो उसकी इम्प्लीकेशन है, जो मैथिली मैम भी कह रही थी कि हमारा रियल जो हमारे जीडीपी की जो नंबर्स हैं वो करीब करीब जो 2020 के जो नंबर थे, मार्च 2020 के जो नंबर थे पैंडेमिक के पहले, वो करीब करीब एक ही समान रहेगा। लेकिन हमारे जो नॉमिनल ग्रोथ है वो काफी बढ़ गया होगा। हाँ, अभी हमारा नॉमिनल ग्रोथ करीब ये साल के एंड में, मतलब मार्च 2022 में 2240 लाख करोड़ के समान होगा, जो पहले इसके पहले 200 लाख करोड़ करीब हो रहा था। ये इन्फ्लेशन जो मैथिली मैम ने भी कहा कि ये इन्फ्लेशन के लिए है, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ जो इनकम है। और अब जो देखना होगा कि ये जो 40 लाख करोड़ जो 2 साल में जो हमारी नॉमिनल इनकम बढ़ी है वो कौन कौन सी इनकम सेगमेंट से बढ़े। हाँ, माने कि ये पूरे वाइड स्प्रेड रहा है या कहाँ से बढ़ा है, और इसके वो सेगमेंट्स पे इन्फ्लेशन जो अभी जो महंगाई की दर है वो कितना वो इरोड करता गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाना कि पॉलिसी में जो बजट जो आ रही है FY23 की बजट, वो किस तरीके से वो टारगेट्स को, वो सेगमेंट्स, इनकम सेगमेंट्स को जहाँ पे रियल इनकम लॉस हो रहा है, वो किस तरीके से टारगेट करे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। मैथिली में सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो सौगात सर ने बात करी कि ये एस्टिमेट जब बने हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से थोड़ा बहुत तो ओमिक्रॉन का जो नंबर्स हैं उसको फैक्टरिंग करा भी गया होगा इन एस्टिमेट्स में, पर क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में नंबर बढ़ रहे हैं और अब रिस्ट्रिक्शंस की आप लगातार बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको भी रीच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और थोड़ा सा ये भी आंकड़े पहुँचना मुश्किल होगा सरकार के लिए? जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है उससे लगता है कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप पिछले साल का हम देखेंगे तो डेल्टा तो ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा भयंकर था, लेकिन फिर भी जो एडवांस एस्टिमेट्स सरकार ने जनवरी में दिए थे और जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स मई में आए, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। जनवरी में जो आया था फिगर 194 था लाख क्रॉस, और जो मई में आया था 197 lakh crores ही था। That also in the time of Delta, which was far worse in terms of impact on the economy. तो हमको ये सोचना चाहिए हमारी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है वो फेली गुड है। मैंने हम कई बार सोचते हैं हमारे देश में कुछ भी ठीक नहीं है, जीडीपी एस्टिमेट पर सभी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल के देखेंगे तो डेल्टा के बावजूद जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट दिया था उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम था। तो ओमिक्रॉन का असर इकोनॉमी में इतना नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये नंबर मिल जाएगा, एडवांस एस्टिमेट्स रियलाइज होंगे। लेकिन मेरा यही आशा है कि रियल ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होता और इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता तो इतना अच्छा होता। ये 17.6 अगर ग्रोथ 10% होता और इन्फ्लेशन 7% होता तो वो बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हमने देखा है रियल ग्रोथ थोड़ा सा कम है एस्टिमेट से और इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है। तो सरकार के लिए खुशी की खबर है, लेकिन जैसे मैंने बोला आम आदमी के लिए इतनी खुशी की सर एक सवाल मैं है। आपसे यहाँ पे लेना चाहूँगा। अभी हम कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी सुनने में आ गई थी कि क्योंकि ओमिक्रॉन के नंबर आए हैं, इस वजह से सरकार भी फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा सा हिट ले सकती है आने वाले समय में। आपको भी क्या इस प्रकार की उम्मीद लगती है कि ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा बहुत उस नंबर में फ़र्क आएगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जो 6.8% हमारे सेंटर की फिस्कल डेफिसिट की जो नंबर्स हैं, वैसे आप यदि मैंने उनको उसकी बटावरा करें कि एक्सपेंडिचर साइड से और रेवेन्यू साइड से, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में काफी गैप आ गया है, जितना 1.7 लाख करोड़ वो जितने वो किए थे वहां पे तो काफी वहां पे कम पड़ेगा। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जितना एडिशनल सब्सिडीज गए हैं, जितना एडिशनल फूड एक्सपेंडिचर्स में गया है, वो सब मिला के भी मेरा अंदाजा है कि सरकार ये 6.8% को ब्रीच नहीं करने वाली वहां पे, क्योंकि ये वो किसी ना किसी तरह से वो सामने लेके, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए जैसे हम लोग पहले देखे थे कि फूड सब्सिडी थोड़ा बहुत FCI के खाते में चला जाएगा या कुछ अलग एक्सपेंडिचर NHI के खाते में चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना भी यदि कुछ शॉर्टफॉल पड़े भी, वो 6.8 हिलने वाला नहीं है। बाकी तरह से जो डायरेक्ट टैक्सेस और GST कलेक्शंस में जो जितनी बढ़त आई है, बहुत इनकी जो बजट के नंबर थे उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे ये टैक्स कलेक्शंस में ये आएगा, और वो हेल्प करेगा कि जितना ये गैप जितने हो, डिसइन्वेस्टमेंट के गैप और एडिशनल सब्सिडी के जितने एक्सपेंडिचर्स के गैप हो, वो करीब करीब कवर कर लेंगे। और बाकी है दूसरा जितना जो चीज है वो थोड़ा बहुत इधर उधर खाते पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके वो 6.8 मैनेज कर लेंगे। फिर हमारा जो मैथिली मैम ने कहा कि नॉमिनल GDP ग्रोथ भी उनका 14.4 एस्टिमेट था, अभी ये 17.6 दिख रहा है नॉमिनल ग्रोथ, तो वहां पे भी उनको थोड़ा सा कुछ बेसिक एक दो अपने जो 6.8 है वहां से 6.7 या वैसा कुछ नंबर कुछ होने की आशंका है। तो ये सब मिला के 6.8 करीब खड़ा रहेगा। अगले साल उनका क्या स्ट्रैटेजी रहे कि आप जैसे कहा कि मैंने कंजम्पशन पे कैसा असर, इसका कितना असर पड़ेगा, अगले साल की उनकी फिस्कल डेफिसिट 6.8 ही रखे या 6.5 करे या जैसे भी करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि उनके अगले साल के नॉमिनल GDP ग्रोथ कितना, उनका क्या एजम्पशन है, और बाकी उनके स्पेंडिंग के तरीके से उनकी क्या नजरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना ये FY23 बजट।